चलिए लेट्स बिगिन विद चैप्टर 5 विच इज़ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है जी। कंपनीज यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड लॉट ऑफ टाइम्स। बिजनेस, कंपनीज, मूवीज़ में आपने सुन रखा है। कंपनीज़ के बारे में आपको पता भी है, कंपनी शेयर इशू करती है। डीमैट अकाउंट के बारे में कुछ लोगों ने सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा। नाउ वील सी द ओवरव्यू जो आपको बताया गया है आपके फाउंडेशन लेवल पे कंपनीज़ का। नाउ दिस एक्ट इज़ गोइंग टू बी योर हम सफ़र, लाइक पूरे सीए की जर्नी में आपके साथ रहने वाला है। फ्रॉम द फाउंडेशन लेवल टिल द फाइनल लेवल आपको कंपनीज एक्ट पढ़ना है, बिकॉज इट इज़ अ ह्यूज एक्ट, बहुत बड़ा एक्ट है। तो कंपनी सबसे पहला वर्ड जो आ गया है कंपनीज, उसको देख लेते हैं। एक्ट कैसे बनता है? बिल। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कोई बिल जो होता है वो एक्ट कैसे बनता है। 2013 में आया, मतलब प्रेसिडेंट का एसेंट 2013 में मिला होगा, इसलिए 2013 लिखा हुआ है। कंपनीज का मतलब देख लेते हैं। सो ये डिराइव कैसे हुआ, इसके रूट वर्ड्स क्या हैं? कम प्लस पैनिस। कम मतलब होता है COM, कॉम मतलब होता है टुगेदर, साथ में आकर। और फैनीस मतलब होता है ब्रेड, साथ में आकर ब्रेड खाना। तो भाई ऐसे कैसे ये वर्ड डिराइव हो गया, साथ में आकर ब्रेड खाना, टुगेदर प्लस ब्रेड। सो ऐसा होता था ना कि पहले जो इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते थे दैट वर मेड ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट खाते टाइम होते थे, हाँ जी, ब्रिटेन वगैरह में। सो ये वहीं से आ रहा है, ये सब अंग्रेज़ों का किया धरा है, कंपनीज़ वगैरह, हमारा आप लोग को नहीं पढ़ना पड़ता। No, I'm just kidding, because it is important for the regulation of the companies and the businesses in the country. That is why this act is important. Now, I've already briefed you that 2013 के पहले 1956 एक्ट आया था, जिसको रिपील किया गया है, ख़त्म किया गया है, और 2013 एक्ट को लाया गया है। तो 1956 में बहुत सारी पुरानी चीज़ें थी, पुराने जो थी पेनल्टीज़ थी जो ऑब्सोलीट हो गई थी। दैट इज़ वाई इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग दिस न्यू एक्ट, दिस न्यू लेजिस्लेशन। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ऑल्दो यू विल सी कि बहुत छोटा सा चैप्टर है, जस्ट 30 पेजेस, बट देयर आर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, जिसमें शेयर कैपिटल थोड़ा बहुत आपने अकाउंटेंसी में पढ़ रखा है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स भी थोड़ा बहुत आप जानते हो, सुन रखा है, बट वी विल सी एवरीथिंग इन डिटेल ओवर हियर। चलिए जी, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको बस बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिप्लेस किया है इस न्यू लेजिस्लेशन को, नया एक्ट, लेजिस्लेशन बोल सकते हैं, इसको लाया गया है इन प्लेस ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 विच वॉज अर्लियर ओवर देयर। तो भाई जो कंपनीज एक्ट 2013 है आपका, इसमें कितने सेक्शंस है बाबा? 470 सेक्शन, 7 शेड्यूल्स एंड 29 चैप्टर्स। कहाँ लिखा है? The entire act has been 29 chapters, ठीक है जी। तो वो 470 सेक्शंस, 29 चैप्टर्स, 7 शेड्यूल्स। अब शेड्यूल्स, चैप्टर्स, सेक्शंस, ये क्या होते हैं भाई? देखिए, शेड्यूल्स आपके सिलेबस में नहीं हैं। आपके सिलेबस में जो सेक्शंस हैं उसमें भी सिर्फ 2 सेक्शंस हैं। आपको बस डेफिनेशंस देखनी है, कंपनी बनती कैसे है। सेक्शन 7 मान लीजिए कि इनकॉर्पोरेशन का हो गया, एक छोटा सा और सेक्शन है, वो भी आपको डिटेल में नहीं दिया हुआ है। तो आपको बस ओवरव्यू देखना है, कंपनी क्या होती है क्या नहीं। सो यू डोंट हैव टू एक्चुअली नो व्हाट दिस शेड्यूल्स आर और व्हाट दिस सेक्शंस आर। आप जान भी नहीं पाओगे, 470 बहुत ज़्यादा होते हैं। सो क्यों आया 2013 एक्ट, क्यों आया? उसके कुछ रीजंस आपको दिए हुए हैं, एम्स दिए हुए हैं ना, दीज आर इंपॉर्टेंट। तो 4 चीज़ें आपको दी हुई हैं। सबसे पहला, टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज़ अ वेरी वाइड टर्म। जो कंपनी सेक्रेटरी कर रखे होंगे या सुन रखा होगा, तो आपको पता होगा कंपनी सेक्रेटरीज जो होते हैं वो ड्यू डिलीजेंस वगैरह जो है वो करते हैं, देखते हैं कंपनी में सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, ठीक है जी। तो उसमें एक चीज़ होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो उनके लिए बहुत वाइड टॉपिक है, लेकिन मैं आपको 2 शब्दों में बस बता देती हूँ कि कॉर्पोरेट जो है, कॉर्पोरेट बॉडी है, कंपनी को आप कॉर्पोरेट भी बोल सकते हैं फ़िलहाल के लिए। लेकिन आप लोग जो है LLP में पढ़ चुके हो, LLP में पढ़ोगे कि जो LLP भी होती है दैट इज़ ऑल्सो अ बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है जी। तो बॉडी कॉर्पोरेट इज़ नॉट जस्ट अ कंपनी, इट इज़ ऑल्सो एन LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो कॉर्पोरेट को गवर्न एथिकली किया जाता है, सिर्फ उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए कि हम पैसे कमाएं। हमको शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज करने का जो है वो मोटिव होना चाहिए। गवर्न उसको अच्छे से करना है। दिस इज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो दिस इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस न्यू लेजिस्लेशन विच इज़ 2013 एक्ट। नेक्स्ट वन इज़ सिंप्लीफाई रेगुलेशन। तो पहले के टाइम पे भाई 1956 में इंटरनेट वगैरह होता नहीं था, डिजिटाइजेशन होता नहीं था। मोदी जी आए हुए हैं, डिजिटाइजेशन कर दिया। चलो जी, मोदी जी की बात नहीं करते हैं। 2013 का एक्ट है, उस समय अरुण जेटली जी थे फाइनेंस मिनिस्टर, निर्मला सीतारमन जी को भी नहीं लाया जाएगा, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। द थिंग हु कंट्रोल्स द मेकिंग ऑफ द बिल एंड एवरीथिंग एल्स। चलो जी, आगे बढ़ते हैं।
तो सिंप्लीफाई करी गई रेगुलेशंस। पहले के टाइम पे बहुत जो प्रोसेसेस थे वो कम्बरसम थे, बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी थी, इधर ऑफिस में जाना उधर ऑफिस में जाना, ये कागजात जमा करना, ये वो बहुत सारे फॉर्म्स वगैरह कंपनी को बनाने के लिए बहुत सारे जो थी वो। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो वेबसाइट है mca.gov.in, दैट इज़ अ प्लेटफॉर्म। वहाँ पर कंपनीज जो हैं वो अपना एनुअल फाइलिंग कर सकती हैं, रिटर्न्स दाखिल कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं जी। तो वो सब सिंप्लीफाई करी गई हैं रेगुलेशन, उन सब चीज़ों को रिकग्निशन दिया गया है इन दिस न्यू एक्ट। थर्ड वन इज स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स। जो आपके माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स होते हैं, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, उसने किसी छोटी कंपनी में 90% शेयर्स ले लिए। अब 90% शेयर्स ले लिए हैं तो बताइए सिर्फ उसकी चलेगी या नहीं कंपनी में? अभी हम शेयर्स की वोटिंग की बात नहीं करते हैं, सिर्फ इतना बोलते हैं सिर्फ उसकी चलेगी या नहीं, उसके डिसीजंस होंगे या नहीं, उसका से लास्ट से होगा या नहीं। बिल्कुल जी, ऐसा होता है। जो मेजॉरिटीज़ होते हैं उनकी ही चलती है, उनकी ही डिसीजन मेकिंग होती है जी। हाँ, तो फिर मैं क्या बोल गई, हाँ, मेजॉरिटीज़ जो होते हैं उनकी चलती है। तो माइनॉरिटी जो होते हैं कंपनीज़ में, माइनॉरिटीज़ इन्वेस्टर्स हैं, मान लीजिए किसी ने 90% शेयर्स होल्ड कर लिए हैं, जो 10% है उनकी चलती नहीं है, तो उनको बोला जाता है ऑपरेशन। उनका हो रहा होता है ऑपरेशन, उनकी प्रताड़ना हो रही होती है किसके द्वारा? जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके द्वारा, जो मेजॉरिटी में शेयर्स होल्ड करते हैं उनके द्वारा। ठीक है जी। तो उसको ख़त्म करने के लिए उनके इंटरेस्ट्स को, यहाँ पर इंटरेस्ट मतलब ब्याज नहीं है, उनका इंटरेस्ट मतलब अधिकारों को मजबूती देने के लिए, माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स के अधिकारों को मजबूती देने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 वॉज इंट्रोड्यूस्ड और रादर सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ द ओल्ड एक्ट। एंड लास्ट वन इज फर्स्ट टाइम लेजिस्लेट्स द रोल ऑफ विसल ब्लोअर्स। तो भैया जी विसल ब्लोअर्स क्या होते हैं? विसल ब्लोअर्स सीटी बजाने वाले। विसल मतलब सीटी होता है, सीटी बजाने वाले नहीं जी नहीं। अगर किसी कंपनी में कुछ अंदर गलत हो रहा होता है तो इट इज़ द मॉरल एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू रिपोर्ट दैट थिंग। लोगों के साथ, पब्लिक के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये एक्ट्स, ये रेगुलेशन सब कुछ बना रखे हैं गवर्नमेंट ने। और उसको भी तोड़ा मोड़ा जाएगा और मैनेजमेंट किसी फ्रॉड में, किसी अबेटिंग टू क्राइम और समथिंग एल्स, किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व है, तो भाई जो अंदर के लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, दूसरे डायरेक्टर्स हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो उनको जो है कंप्लेन करेंगे उनकी, तो उनको करनी चाहिए। उनको हम विसल ब्लोअर्स बोलते हैं एक्चुअली में। जैसे कि आप किसी घर में रहते हो, सोसाइटी में रहते हो, तो जो गार्ड होता है वो रात को सीटी बजाता है ना, जागते रहो जागते रहो, तो वो आपको क्या कर रहा है? आगाह कर रहा होता है कि भाई कुछ गड़बड़ चल रहा है। वैसे ही कंपनी के जो विसल ब्लोअर्स होते हैं वो आगाह करते हैं गवर्नमेंट को और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को कि भैया कंपनी में कुछ फ्रॉड चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ कर रही है कंपनी। तो उनको पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया इस लेजिस्लेशन में 2013 में। तो आपने देखा 4 चीज़ें थी जो 2013 एक्ट ने एम करी हैं। पहला, improve corporate governance. Next is simplify regulations. Next is strengthen the interest of minority shareholders, and for the first time legislates the role of whistleblowers. ये चारों आप लोग याद रखोगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, does this enactment also seeks to make our corporate regulations more contemporary? ठीक है जी, हम समझ गए ये बात। आगे देख लेते हैं भैया कंपनी होती क्या है, फिर हम देख लेंगे एप्लीकेबिलिटी। आगे देख लेते हैं कंपनी मीन्स, मीनिंग एंड इट्स फीचर्स। तो चीफ जस्टिस मार्शल एंड प्रोफेसर हैनी के अलावा आपको एक्ट की भी डेफिनेशन दी हुई है ना। चीफ जस्टिस मार्शल्स डेफिनेशन इज नॉट वेरी मच इन लाइन विद द करेंट सिनेरियो। ये थोड़ा बहुत जो है ऑब्सोलीट हो चुकी है। आप देख रहे हो मार्शल जी लिखे हुए हैं, तो कोई अंग्रेज़ रहे होंगे भैया, 1947 के पहले इन्होंने लिख दी होगी डेफिनेशन। तो ठीक है जी, हम इनकी डेफिनेशन को सिर्फ पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, याद नहीं करेंगे। प्रोफेसर हानी की जो डेफिनेशन है ना, दैट इज़ रेलेवेंट इन द करेंट सिनेरियो। उसमें भी एक छोटी सी जो है वो हम चेंज करने की कोशिश करेंगे टू मेक इट परफेक्ट। चलो जी, चीफ जस्टिस मार्शल ने कहा कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल बीइंग। मतलब कि कंपनी के जो फीचर्स हैं वो अभी हम समझने के लिए, अभी मैं आपको एक केस स्टडी समझाऊंगी, उसके पहले हम ये रीड कर लेते हैं। इट इज़ एन आर्टिफिशियल बीइंग, मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन है। रोबोट होता है ना, रोबोट, चिट्टी चिट्टी रोबो, हाँ जी बिल्कुल उसी तरीके से आर्टिफिशियल पर्सन है। इनविजिबल, इंटेंजिबल, ओके। सो चिट्टी चिट्टी रोबो नहीं है, ये इनविजिबल होता है, हम इसको देख नहीं सकते। इंटेंजिबल होता है, हम इसको छू नहीं सकते। इट एग्जिस्ट्स ओनली इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ लॉ, मतलब सिर्फ कानून की नज़रों में ये एग्जिस्ट करती है। मतलब कि कंपनी जो होती है, जैसे कि आप जानते हो जमशेदजी नसरवानजी टाटा ने टाटा जो कंपनी है वो बनाई थी, लेकिन अभी तक टाटा कंपनी है, उनकी मृत्यु के बावजूद भी, है ना जी। तो कंपनी कैसे रह गई? और वो तो ख़त्म हो गए जिन्होंने कंपनी को बनाया था। तो इसका मतलब है कि कंपनी जो है वो अलग है फ्रॉम इट्स प्रमोटर्स और फ्रॉम द पर्सन हु हैव फॉर्म्ड द कंपनी। कंपनी एक बार बन गई लॉ के द्वारा, तो लॉ ही उसे ख़त्म कर सकता है। तो कंपनी एग्जिस्ट्स ओनली इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ लॉ।
ठीक है जी। बीइंग अ मेयर क्रिएशन ऑफ लॉ, बीइंग अ मेयर क्रिएशन ऑफ लॉ, इट possesses only those properties with the charter of its creation confers upon it either expressly or as accidental to its very existence। ठीक है जी, आपके बाउंसर गया हुई है, मेरे को पता चल चुका है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आप लोग बनने वाले हो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ना व्हाट इज दिस चार्टर वर्ड मीन्स? चार्टर का मतलब होता है बेटा रूल्स और रेगुलेशंस या एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट के अंडर काम करते हुए। ठीक है जी, तो कंपनी का जो चार्टर होता है, जो उसके क्रिएशन पे बनाया जाता है, उसी के अंदर रहकर कंपनी काम करती है। और चार्टर जो कहेगा वही प्रॉपर्टीज़ कंपनी के पास होंगी। अगर कहेगा कि कंपनी ये काम कर सकती है तो कर पाएगी, नहीं कहेगा कि ये काम नहीं कर सकती है तो कंपनी नहीं कर पाएगी बेटा जी। जैसे कि भगवान ने आपको बनाया है तो भगवान ने भी कुछ चार्टर बनाया होगा ना भाई, कि इंसान होंगे तो 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, पूँछ नहीं होगी। तो प्रॉपर्टीज़ जो आपको दे रखी हैं वो आपके पास हैं। वैसे ही चार्टर जो होता है वो कंपनी को जो प्रॉपर्टीज़ देता है वही प्रॉपर्टीज़ उसके पास होती हैं। तो सिर्फ लॉ का क्रिएशन मात्र होने की वजह से उसके पास वही प्रॉपर्टीज़ या फीचर्स होते हैं जो उसके चार्टर ने उस पर प्रदान किए होते हैं, कन्फर किए होते हैं। ठीक है जी, इधर एक्सप्रेसली और एज इंसिडेंटल टू इट्स वेरी एग्जिस्टेंस। तो कह रहा है या तो एक्सीडेंटली मिल जाते हैं या एक्सप्रेसली मिल जाते हैं। एक्सप्रेस कर दिया, कह दिया कि भैया ये प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये एक्सीडेंटली कि भाई एग्जिस्ट कर रही है तो ये तो होना ज़रूरी है, एक्सीडेंटल। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोफेसर हानी की डेफिनेशन। इफ़ यू फील लाइक आई एम स्पीकिंग वेरी फास्ट यू कैन स्लो द वीडियो फ्रॉम द टॉप राइट कॉर्नर ऑन यूट्यूब। ठीक है जी, प्रोफेसर हानी की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये कहते हैं कि कंपनी इज़ एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। जैसे इंसानों का होता है बर्थ, हम बोलते हैं अ पर्सन इज़ बॉर्न, वैसे ही हम बोलते हैं कंपनी इज़ इनकॉर्पोरेटेड। तो इनकॉर्पोरेटेड वर्ड इज़ नथिंग बट बर्थ का सब्स्टिट्यूट है, बॉर्न का सब्स्टिट्यूट है। कंपनी बनाई जाती है, कॉर्पोरेट करी जाती है। एसोसिएशन है मतलब कुछ लोग मिलके बना रहे हैं। विच इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है जी, ये तो हम समझ गए। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, हैविंग अ सेपरेट एंटिटी। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। सेपरेट एंटिटीज़ को हम समझेंगे डिटेल में बाद में। अभी आप इतना मान के चलो कि जो कंपनी होती है वो खुद में एक अलग व्यक्ति होती है, एक अलग व्यक्ति होती है। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल। विद अ परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल मतलब अनंत काल तक चलने वाली, कभी ना खत्म होने वाली। परपीचुअल सक्सेशन, सक्सेशन मतलब जैसे डायनेस्टीज होती थी ना, मुगल डायनेस्टीज होती थी ना, तो अकबर, बाबर, अकबर, फिर औरंगज़ेब, हुमायूं, ऐसे ऐसे आते गए आते गए। अब जो मैं सीक्वेंस गलत बोल रही हो सकती हूँ भाई, मैं हिस्ट्री के तो टीचर नहीं हूँ, सॉरी जी है ना जी। चलो, तो सक्सेशन का क्या मतलब होता है कि लोग आते जाते हैं। men may come and men may go but the company goes on forever and a common seal। कॉमन सील का क्या मतलब हो गया जी? कॉमन सील जो होता है वो कंपनी का होता है एक तरीके का सिग्नेचर। अब कंपनी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी तो है, लेकिन वो अपने कागजातों पे साइन कैसे करेगी? कॉमन सील से करती है। इट इज़ अ सील, इट इज़ लाइक अ स्टैम्प, लेकिन एक्चुअली वो स्टैम्प पैड पे इंक लगा के वैसे स्टैम्प मारने वाला जैसा सिस्टम नहीं होता है। लेकिन चलो, अब प्रोफेसर हैनी की डेफिनेशन जो है उसमें क्या जो है वो कमी है, वो ये है कि एंड लिखा हुआ है यहाँ पे जी, बाकी पूरी सही है बिल्कुल। आज के सिनेरियो में यहाँ पर हो जाएगा और। इसका मतलब है कि कंपनी इज़ नॉट ऑब्लाइज्ड टू कंपल्सरली हैव अ कॉमन सील दीज डेज। मतलब कंपनी को 2015 के बाद, 2015 में इस एक्ट में, 2013 वाले एक्ट में 2015 में अमेंडमेंट किया गया था कि कंपनी जो है वो चाहे तो कॉमन सील रखे चाहे तो ना रखे। सो इट इज़ ऑप्शनल टू हैव अ कॉमन सील नाउ। ठीक है, हम बिल्कुल समझ गए कि प्रोफेसर हानी जी ने कैसे डिस्क्राइब किया था कंपनी को। अच्छा, आपसे डायरेक्टली डेफिनेशंस नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा व्हाट इज़ द कंपनी, लेकिन चलो जी आपका मन हो रहा है लिखने का थोड़ा बहुत, तो फिर आप क्या कोट करोगे कि भाई मैं आपको बता चुकी हूँ सेक्शंस क्या होते हैं, सब सेक्शंस क्या होते हैं। चलो जी, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस लिखी होती हैं एंड नाउ यहाँ पर भी अल्फ़ाबेटिकल आपको दिख जाएगा कि भाई ए से डेफिनेशन है तो ऊपर होगी, सी से डेफिनेशन है तो नीचे होगी। सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में कंपनी को डिस्क्राइब किया गया है। एंड अ कंपनी मीन्स अ कंपनी, company means a company, wow, such a beautiful definition a company means a company incorporated under this act or any other previous company law। मतलब हम इस एक्ट के लिए हम उस कंपनी को कंपनी मानेंगे, हम उस कंपनी को कंपनी मानेंगे जो इस एक्ट के तहत या किसी पुराने कंपनी लॉ के तहत रजिस्टर हुई है। ठीक है जी, किसी पुराने कंपनी लॉ में, कंपनीज एक्ट 1956 में या कंपनीज एक्ट 2013 में, किसी भी एक्ट के तहत अगर उसको रजिस्टर किया गया है, किसी भी एक्ट के में अगर उसको रजिस्टर किया गया है, बनाया गया है, इनकॉर्पोरेट किया गया है, वॉट एवर यू मे कॉल इट, तो हम उसको इस एक्ट के लिए कंपनी मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। मतलब कंपनी लॉ में या किसी कंपनी एक्ट में अगर कंपनी जो है वो रजिस्टर नहीं हुई है, इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, तो फिर ये एक्ट जो एप्लीकेबल होगा क्या?
2013 वाला अपना एक्ट एप्लीकेबल होगा क्या जी? नहीं ना होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल। चलो, तो डेफिनेशंस हो गई हैं आपकी। अब देख लेते हैं कि फीचर्स नहीं, अभी फीचर्स नहीं, हम उसके पहले एक केस स्टडी देखेंगे। चलो एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं कि कंपनी किस किस पर एप्लीकेबल है। अरे मैम, हमने तो देख लिया कंपनी किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है। वो तो उस हर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होती है जिसको रजिस्टर किया गया हो इस एक्ट के तहत या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के तहत। तो क्या देखना, एप्लीकेबिलिटी क्या देखना? नहीं जी नहीं, एप्लीकेबिलिटी देख लो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलो देख लेते हैं एप्लीकेबिलिटी किसके किसके ऊपर कंपनी एप्लीकेबल है। तो बड़ा सा घेरा बनाएंगे। ये जो एक्ट है इसने बड़ा सा घेरा बनाया हुआ है अपने हाथों का कि भाई सब लोग आ जाओ। फिर हम तुम एक दो को निकालेंगे उसमें से, मतलब सब पे एप्लीकेबल है, किसी किसी पे नहीं एप्लीकेबल है। चलो देख लेते हैं क्या है भाई। सबसे पहला, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। अरे ये तो हमने अभी अभी देखा, बिल्कुल ठीक बात है। सेकेंड वन, ये तीनों को आप साथ में पढ़ोगे। जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, जो बैंकिंग कंपनीज होती हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीज होती हैं, इनके ऊपर इनके खुद के एक्ट्स भी एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है IRDA एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट 1938। अब आपको ये ईयर्स जो है याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद कर लोगे तो वेरी गुड है ना जी, मोर इज़ बेटर, लेकिन ज़रूरत नहीं है। और बैंकिंग कंपनीज़ के ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एप्लीकेबल होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड सप्लाई कंपनीज़ के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है। तो भाई कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा जी, होगा होगा होगा, बिल्कुल होगा। इन तीनों कंपनीज़ के ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा, यस। बट जहाँ पर कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस हैं दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ देयर एक्ट्स, वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अरे ये क्या बोल गई आप मैम, मैं बताती। चलो, मैं ये कह रही हूँ जी कि अगर कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट में कहता है कि कंपनीज ने बैलेंस शीट ऐसे ऐसे बनानी है, ऐसे ऐसे, शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है, मैंने बताया ना आपको शेड्यूल्स है, शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट ऐसे ऐसे बनानी है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में उन्होंने लिख दिया कि जो बैंकिंग कंपनीज है, जो बैंक्स हैं, उन्होंने बैलेंस शीट ऐसे नहीं बनानी, ऐसे बनानी है, अलग तरीके से। तो बताओ जी किसके प्रोविजंस माने जाएंगे? बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। बिल्कुल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट माना जाएगा। तो ये कहने की कोशिश है यहाँ पे कि द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू इंश्योरेंस कंपनीज, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू बैंकिंग कंपनीज ऑल्सो, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू कंपनीज इंगेज्ड इन द जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। लेकिन कब नहीं अप्लाई करेंगे? एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजंस ऑफ द सेड एक्ट, मतलब दिस एक्ट, आर इनकंसिस्टेंट, मतलब अलग हैं विद द प्रोविजंस ऑफ देयर एक्ट्स, इनके खुद के एक्ट्स से। यदि कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस अलग हैं तो वहाँ पर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा जी। चलो, अब कंपनीज एक्ट और किस पे एप्लीकेबल है? देखो जी क्या लिखा हुआ है, एनी अदर कंपनी गवर्नड बाई एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। स्पेशल एक्ट के तहत अगर किसी कंपनी का निर्माण हुआ है, इनकॉर्पोरेशन हुआ है, तो उस पर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो बताओ एक एग्जांपल दो, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको सेटअप किया गया है एज पर स्पेशल एक्ट? बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इट इज़ अ स्पेशल एक्ट विच इज़ इन द टाइम बीइंग इन फोर्स। टाइम बीइंग इन फोर्स का मतलब होता है, आपको बार बार ये फ्रेज सुनने को मिलेगा, टाइम बीइंग, उस समय पर फोर्स में होना, मतलब इट्स इन फोर्स, मतलब मेरे को हिंदी वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, बट वो एप्लीकेबल हो उस समय पर, उस समय पर एप्लीकेबल उस एक्ट के तहत अगर किसी कंपनी का निर्माण हुआ है, गवर्न हो रही है किसी स्पेशल एक्ट से, उस पर भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। चलो, और लास्ट वाला तो भाई इतना बड़ा इन्होंने बाहें फैला दी कि भाई सब लोग आ जाओ। अब बहुत ही ज़्यादा इन कंपनीज एक्ट ने बाहें फैला दी हैं। कह रहे हैं सच बॉडी कॉर्पोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाई एनी एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपनी वो नोटिफिकेशन देती है किसमें? भारत के राजपत्र में, द ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया, GAZETE गजेट, गजेट में वो नोटिफिकेशन देती है कि भाई ये वाली कंपनीज हैं, इनको बॉडी कॉर्पोरेट मानो, इनके ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा, इनके ऊपर नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के नोटिफिकेशंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दे सकती है। नोटिफिकेशन अगर देती है वो, तो उनके ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, ये कहने की कोशिश है यहाँ पे। ठीक है जी, तो आप समझ चुके हो, सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है जो रजिस्टर्ड है इन दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, और इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनीज एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज एक्सेप्ट वेयर देयर प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है, और एनी कंपनी बाय स्पेशल एक्ट, और
एनी कंपनी विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो किसी समय पे फोर्स में हो कोई एक्ट, उसके तहत यदि किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे नोटिफिकेशन देकर स्पेसिफाई कर दिया है कि इस पर भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा, उन सब पर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। ठीक है जी, आ जाओ, आपने डेफिनेशन देख लिया, आप समझ गए कंपनी कैसी होती है, आपने एप्लीकेबिलिटी देख ली कि भैया ये जो एक्ट है वो एप्लीकेबल होगा किस किस पर। अब हम एक छोटी सी केस स्टडी देखते हैं। देखो जी, एक व्यक्ति थे सैलोमॉन, इन्होंने, इनका एक जूते का बिजनेस था, शू बिजनेस। ठीक है जी, सॉरी, तो सैलोमॉन जी का जूते का बिजनेस था, शूज, एंड ही सोल्ड हिज बिजनेस टू अ कंपनी। इन्होंने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, बनाई, फॉर्म करी, जिसका नाम इन्होंने रखा सैलोमॉन एंड कंपनी लिमिटेड। सैलोमॉन एंड कंपनी लिमिटेड, इन्होंने ये कंपनी बनाई और इसको अपना बिजनेस, जूते का बिजनेस बेच दिया। अच्छा जी, बेचा तो कुछ उसके बदले में कुछ लिया होगा ना। चलो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये बता दूं कि इस कंपनी के जो मेंबर्स थे वो कौन कौन थे भाई। ये खुद थे, इनकी बीवी थी, इनकी वाइफ, इनके 4 बेटे थे और इनकी एक डॉटर थी। मतलब ये खुद सैलोमॉन की वाइफ, उनके 4 सन्स और उनकी एक डॉटर, ये चारों लोग जो थे वो इस कंपनी के सब्सक्राइबर्स थे। सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम अभी आप नहीं जानते हो, कोई बात नहीं है, बस इतना मान के चलो यही लोग इसके मेंबर्स थे। अच्छा, फैमिली कंपनी हो गई एक तरीके से जी। चलो जी, फैमिली कंपनी हो गई सैलोमॉन एंड कंपनी लिमिटेड। जब इन्होंने अपने जूते का बिजनेस उस कंपनी को दिया तो उसके बदले में क्या लिया, ये भी देख लेते हैं जी। उसके बदले में इन्होंने लिए, कितने में बिजनेस बेचा था बाबा, कंपनी को बेचा इन्होंने पाउंड्स में। पाउंड्स है, सैलोमॉन नाम है फैंसी सा, तो फैंसी पाउंड्स लेंगे बाबा। 38,782 पाउंड्स में इन्होंने अपना बिजनेस बेचा और उसके बदले में लिए क्या क्या लिया, 20,000 पाउंड्स के शेयर्स, इक्विटी शेयर्स लिख लेते हैं, इक्विटी आप शायद नहीं जानते होगे, शेयर्स लिए। 10,000 पाउंड के डिबेंचर्स और बाकी लिया कैश। अब डिबेंचर्स आपको नहीं पता होगा, डिबेंचर्स इतना मान के चलिए, दे आर लाइक लोन्स। तो जो डिबेंचर्स होते हैं दे आर ऑल्सो स्क्रिप्ट्स ऑफ द कंपनी, स्क्रिप्ट्स बोल लीजिए या सिक्योरिटीज़ बोल लीजिए। डिबेंचर्स जो होते हैं दे आर लाइक लोन्स, मतलब कि डेट होते हैं सिक्योर्ड, मतलब कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स को पैसा वापस करना ही करना है, जबकि दिस इज़ नॉट द केस इन केस ऑफ शेयर्स। अगर आपने किसी कंपनी के ले लिए तो आपको मिलेगा डिविडेंड, लेकिन आपको शेयर्स का जो पैसा है वो कंपनी रिटर्न करने के लिए, वापस करने के लिए ऑब्लाइज्ड, दायित्व नहीं होता है कंपनी का कि आपको वो वापस करे, बिकॉज बाई हैविंग द शेयर्स यू गेट वोट्स, आपका वोटिंग राइट आ जाता है, आपकी कंपनी में एक तरह से ओनरशिप आ जाती है। ठीक है जी, तो इतना थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा, सुन रखा होगा, नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं है जी, बस इतना मान के चलो। डेट्स आर सिक्योर्ड डिबेंचर्स, सिक्योर्ड डेट्स होते हैं डिबेंचर्स, मतलब आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि आप बैंक से जो लोन लेते हो तो फिर उसके बदले में आप अपना घर या कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखते हो, मॉर्गेज रखते हो, तो जो उस लोन को क्या कहा जाएगा, सिक्योर्ड बोला जाएगा। ठीक है जी, सिक्योर्ड जो होता है वो डेट होता है। बैंक जो है आपका घर या जो भी आपने प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है उसको बेचकर आपका जो पैसा है वो वसूल कर सकती है इन केस यू आर अनेबल टू पे योर डेट्स। ठीक है जी, अब क्या हुआ, जो सैलोमॉन का जो बिज़नेस था, सैलोमॉन एंड कंपनी लिमिटेड जो थी वो बिज़नेस चलाती रही। अब आपको मैं फिर से याद दिला दूं, इसके जो मेंबर्स थे वो सैलोमॉन खुद थे, उनकी वाइफ थी, उनके 4 बेटे थे और उनकी खुद की डॉटर थी। ये लोग सब इसके मेंबर्स थे और ये इसका बिज़नेस चलने लगा। जूते का कारखाना खरीदा था ना इन्होंने, सैलोमॉन का जो पर्सनल बिजनेस था वो इस कंपनी ने खरीदा था और 38,782 पाउंड्स पे किए थे किसको, सैलोमॉन को, जिसमें से 20,000 जो थे वो शेयर्स के फॉर्म में थे, 10,000 जो थे वो डिबेंचर्स के फॉर्म में थे और बाकी था कैश। इतना पेमेंट किया था सैलोमॉन को, तो ठीक है, बिजनेस चलने लगा। उसके बाद इनको होने लगे लॉसेस, बिजनेस डूबने लगा, डूबते ख़त्म होने की कगार पे आ गया। जब कंपनी ख़त्म होती है उसके एसेट्स जो हैं, प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसके बिकते हैं और उसके जो दायित्व हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं वो पे ऑफ होती हैं, तो हम उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, वाइंडिंग अप। तो कंपनी जो होने लगी, वाइंडिंग अप होने लगा कंपनी का। पास्ट टेंस में इसको बोलते हैं वूंड अप, WOUND, WOUND, वूंड अप।
ठीक है जी। हाँ, वाइंडिंग अप होने लगा कंपनी का। तो वाइंडिंग अप करने के लिए अब मान लो आप खुद की कंपनी तो नहीं होती है किसी की बाबा, ये तो हमने अभी डेफिनेशन में देख लिया, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के जो कर्ता धर्ता हो, अगर आप किसी कंपनी के मैनेजर हो, आपकी वाइफ और आपके बच्चे उसके मेंबर्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप जो एसेट्स हैं उनको बेचोगे, अपने जितनी भी संपत्तियां हैं कंपनी की उनको बेचोगे, तो आप खुद को पैसे दे दोगे, है ना जी। तो फिर कंपनी के क्रेडिटर्स को क्या मिलेगा? टाइम फिश हो जाएगी, है ना जी। तो कंपनी की वाइंडिंग अप करने के लिए जो कोर्ट होती है वो एक व्यक्ति को अपॉइंट करती है, उसको हम बोलते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर। ठीक है ना। तो ये सब आपको जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, वाइंडिंग अप अभी आपके सिलेबस में फाउंडेशन लेवल पे नहीं है। तो ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ सैलोमन जी के बिजनेस को क्या करने के लिए? नीलाम करने के लिए, कि भैया आइए संपत्तियां बेचें और दायित्वों का भुगतान किया जाए। ठीक है जी। आ गए ऑफिशियल लिक्विडेटर जी, आ गए। इन्होंने क्या किया? संपत्तियां बेची, और संपत्तियां जो थीं वो थीं 6,000 कुछ, 6,000 समथिंग। चलो मैं बता देती हूँ आपको, जो संपत्तियाँ बिकी, आप लोग इसको नोट मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है याद रखने की। 6,050 जो है पाउंड्स की एसेट जो थी वो बिकी। और सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड जो थी, कंपनी सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, इसके दायित्व लाइबिलिटीज़ कितनी थी? लाइबिलिटीज़ थी पाउंड्स में 7,000। तो भैया लाइबिलिटीज़ तो ज़्यादा हो गई, सबको तो पैसा वापस मिलेगा नहीं। एसेट्स जो थे वो 6,050 पाउंड्स रह गए, किसको पैसा मिलेगा? तो जो ऑफिशियल लिक्विडेटर जी थे, ऑफिशियल लिक्विडेटर जी, उन्होंने कहा भाई जिनके सिक्योर्ड डेट हैं पहले वो लोग सामने आ जाओ, सिक्योर्ड डेट वाले लोग आ जाओ, जिनके डेट सिक्योर्ड हैं, क्योंकि उनको सबसे पहले पैसा देना है। आ गए कौन? सैलोमन। सैलोमन जी आकर खड़े हो गए अपना सा मुँह लिए, क्योंकि भैया इन्होंने तो बिज़नेस डुबा दिया था। ऐसा नहीं बोला जाता, गलत बात है। चलो हाँ, तो ऑफिशियल लिक्विडेटर जी ने कहा कि भाई कितना डेट है आपका? इन्होंने कहा मेरे पास 10,000 पाउंड्स के डिबेंचर्स हैं। तो ऑफिशियल लिक्विडेटर जी ने बोला कि यार 10,000 पाउंड्स तो हो नहीं पाएगा, हमारे पास तो 6,050 हैं सिर्फ, तो क्या किया जाए? ले लो, ये ले लो, तुम 6,050 ले लो। तो ऑफिशियल लिक्विडेटर ने जितने भी एसेट जो बिके थे उसका अमाउंट किसको दे दिया जी? सैलोमन जी को दे दिया। अब सैलोमन जी पे हो गया केस। किसने किया? क्रेडिटर्स ने, जो अनसिक्योर्ड थे, जिन्होंने इनको माल बेचा होगा। जूते का कारखाना था तो भाई क्या बेचा होगा? चमड़ा वगैरह बेचा होगा, जो भी बेचा होगा। उन्होंने केस कर दिया कि भाई कंपनी इसने बनाई, अपना बिजनेस इसने बेचा, अपने बीवी को, बच्चे को, सबको कंपनी का मेंबर बनाया, है ना। और जब कंपनी के एसेट्स बिके तो आपने जो पैसा बचा वो इनको दे दिया, हमें क्यों नहीं दिया जी? हमें क्यों नहीं दिया? बताओ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या ऑफिशियल लिक्विडेटर ने जो किया, सिक्योर्ड क्रेडिटर को पे किया, वो गलत किया या सही किया? 2 मिनट सोच लो आप लोग, फिर बोलो। बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। इन्होंने बिल्कुल सही किया, इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, इन्होंने कानून के दायरे में, लॉ के दायरे में रहकर काम किया है। और जो एसेट्स बिकने के बाद जो 6,050 आया वो सिक्योर क्रेडिटर को मिलना चाहिए था सबसे पहले, सो सिक्योर क्रेडिटर्स को मिला। अब सिक्योर क्रेडिटर कौन है ये नहीं जानते, ये तो अंधे हैं, कानून अंधा होता है। ठीक है जी। तो इससे हमें एक फीचर, एक स्ट्राइकिंग फीचर पता चलता है कंपनी का, विच इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब कंपनी अलग है, उसके जो मेंबर्स हैं वो अलग हैं, उसके जो मैनेजर्स हैं वो अलग हैं, हम सबको अलग अलग मान के चलते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड द कंपनी इटसेल्फ। चलो अब हम फीचर्स देखेंगे, आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये जो केस था, ये किसका केस था? दिस केस वाज सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस लॉ। जब अभी बुक में आएगा तो मैं इसको रीड करूँगी, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन मैंने सोचा मैं पहले बता दूँ तो आपको अच्छे से फीचर समझ में आएंगे कंपनी को, और आपको समझ में आएगा कि जो सैलोमन के केस में डिसीजन आया सैलोमन के फेवर में, क्योंकि ऑब्वियसली कोई व्यक्ति फ्रॉड करने के लिए जो है वो बिज़नेस अपने बिज़नेस को डुबाने के लिए बिज़नेस नहीं करता है। जो सैलोमन थे उन्होंने पूरी मेहनत से, खून पसीने से जो है बिज़नेस को चलाने की कोशिश करी। अब वो डूब गया तो वो बेचारे क्या करें, उनका इंटेंशन फ्रॉड करने का नहीं था, तो उनको उसकी सज़ा भी नहीं मिलनी चाहिए भाई बिज़नेस डूबने की।
ये बात हम अभी मान के चलते हैं, आपके लिए एथिकली ये सही होगा, नहीं तो फिर आपको दुख हो रहा होगा कि भाई क्रेडिटर्स को पैसा मिलना चाहिए, क्रेडिटर्स को पैसा क्यों नहीं मिला। तो सैलोमॉन ने भी कोई गलत काम नहीं किया था। तो सैलोमॉन वर्सेस सैलोमॉन एंड कंपनी लिमिटेड इज़ अ बेंचमार्क लैंडमार्क केस लॉ। इसको आप लोग याद रखोगे, जो बताता है कि कंपनी और उसके मैनेजमेंट के बीच में एक पर्दा है, एक वेल है, VEIL वेल, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। एक पर्दा है जो उनको सेपरेट करता है, दोनों को अलग करता है। आज और फीचर्स देख लेते हैं कंपनी के इसके। चलो जी, सबसे पहला फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब द कंपनी इज लीगली सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। आपने अभी अभी देख लिया सैलोमॉन वाले केस में, हाँ जी हाँ। नेक्स्ट इज़ परपेचुअल सक्सेशन। तो मैं ये आपको बता चुकी हूँ, आपने बहुत सारी कंपनीज देख रखी हैं जो 1800 में बनी, 1900 में मतलब 20वें दशक बोल रही हूँ सॉरी, 20th सेंचुरी में बनी है स्टार्टिंग में, है ना जी, 1900 समथिंग की बनी हुई हैं। और जो जिन्होंने बनाई वो लोग इस दुनिया में नहीं रहे। धीरू भाई अंबानी जी इस दुनिया में नहीं है, उनके बच्चे जो हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को चला रहे हैं जी। तो परपेचुअल सक्सेशन का यही मतलब है, अनंत काल तक कोई ना कोई उसको सक्सीड करता रहेगा। लॉ ने बनाया है तो लॉ ही ख़त्म कर पाएगा कंपनी को, ठीक है। चेंज इन मेंबर्स डज नॉट अफेक्ट दी एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। मेंबर्स चेंज होंगे तो कंपनी की एग्जिस्टेंस जो है वह अफेक्ट नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी। इसका मतलब ये है कि कंपनी के खुद के एसेट्स हैं, कंपनी खुद में एक पर्सन है, एक आर्टिफिशियल बीइंग है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो खुद के एसेट्स हैं, खुद की लाइबिलिटीज़ है, भाई दूसरों से पैसे नहीं मांगेगी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यही होता है कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनका सिर्फ इतनी लाइबिलिटी है जितना उन्होंने शेयर्स खरीद रखा है। अब लाइबिलिटी जो वर्ड है, विल सी दिस इन डिटेल व्हेन विल सी द टाइप्स ऑफ कंपनीज की कितनी लाइबिलिटी होती है। अभी आप इतना मान के चलोगे कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो कंपनी को बनाने वाले लोग हैं उनके पर्सनल एसेट्स उनके घर से, उनका घर नहीं बेचा जाएगा, उनकी बीवी के जेवर नहीं बेचे जाएंगे कंपनी के दायित्वों को भुगतान करने के लिए, कंपनी की लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए। बस इतना भी आप मान के चलो जी। लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, मतलब मेंबर्स आर लायबल टू द अमाउंट अनपेड ऑन देयर शेयर्स और गारंटी अमाउंट, ऐसा सब होता है। ऐसा सब आप आगे जाकर देखोगे। लेकिन उनको उससे ज़्यादा, मान लीजिए कि आपने डीमैट अकाउंट खोला, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो आपको भी तो वोटिंग राइट मिल गया, आप भी तो एक तरीके से कंपनी के ओनर हो, उसके डिसीजंस ले सकते हो जी। तो क्या अगर कंपनी डूबती है, ठीक है, तो आपके घर से पैसा लेकर जाएगी क्या कंपनी अपने क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने के लिए? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं लेके जाएगी। दिस इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन का मतलब यही है कि इट इज़ आर्टिफिशियल, इट इज़ अ लीगल पर्सन। ज्यूरिडिकल मतलब लीगल पर्सन है। इट एग्जिस्ट्स ओनली इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ लॉ एंड इट कैन ओनली एक्ट थ्रू ह्यूमन एजेंसी। तो हम कहते हैं कि जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, डायरेक्टर्स, आपने कभी कभी सुन रखा होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या डायरेक्टर मीटिंग सुन रखा होगा, कोई नई बात अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं है। डायरेक्शन वर्ड, डायरेक्शन मतलब दिशा प्रदान करने वाले को हम कहते हैं डायरेक्टर, ठीक है। तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं दे आर एजेंट्स ऑफ द कंपनी के एजेंट की तरह काम करते हैं कंपनी के बिहाफ पे। तो कंपनी कैन ओनली एक्ट थ्रू ह्यूमन एजेंसी एंड कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट, सू एंड बी सूड इन इट्स ओन नेम। सू करना मतलब मुकदमा, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम देखेंगे कि क्या होता है, आप देख चुके हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो वेल एंड गुड। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है कंपनी, सू कर सकती है, किसी पर मुकदमा कर सकती है, बी सूड, खुद कंपनी पर कोई मुकदमा कर सकता है खुद के नाम पे, ठीक है जी, खुद के नाम पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। वेरी गुड। तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है, मैं फटाफट अब इसको रीड कर देती हूँ। सबसे पहला है सेपरेट लीगल एंटिटी। So there are distinctive features between different forms of organization, and the most striking feature in the company form of organization vis-a-vis मतलब as compared to, vis-a-vis मतलब as compared to the other organization is that it acquires a unique character of being a separate legal entity। मतलब कह रहा है कि बहुत सारे forms of organizations हैं। अगर आप खुद का बिजनेस खोल लेते हो, आप अकेले उसके स्वामी हो, तो you will be called a sole proprietor। आप किसी के साथ पार्टनरशिप में खोल लेते हो, you will be that business will be called a partnership firm है, limited liability partnership है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उसमें सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर, सबसे अलग या स्ट्राइकिंग फीचर जो है वो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी वाला। मतलब आपने पार्टनरशिप में भी ये चीज़ देख रखी है या देखोगे कि जो पार्टनरशिप बिजनेस होते हैं, इट इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम इट्स
पार्टनर्स, उन दोनों के बीच में कोई सेपरेशन नहीं होता है, ठीक है जी। लेकिन कंपनीज़ में होता है, कंपनी अलग होती है, उसके मेंबर्स अलग होते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इट इज़ क्लोथ्ड विद अ लीगल पर्सनालिटी, एक लीगल पर्सनालिटी मिल जाती है एक कंपनी को। इट कम्स टू हैव ऑलमोस्ट द सेम राइट्स एंड पावर्स एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के पास जो राइट्स होते हैं, जो पावर्स होते हैं, वो एक कंपनी को मिल जाते हैं, जैसे कि खुद के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदना, खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होना, ये सारे काम एक कंपनी कर सकती है। इट्स एग्जिस्टेंस इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर्स। अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बैंक अकाउंट खुलवा सकती है, लोन ले सकती है, दायित्व उठा सकती है, एंड कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स में भी एंटर कर सकती है खुद के नाम पे। इट इज़ एट लॉ अ पर्सन डिफरेंट ऑल टुगेदर फ्रॉम इट्स सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब आपको पता नहीं है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट में MOA बोलते हैं, वो क्या होता है? कुछ नहीं होता, बस एक चार्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है, चार्टर होता है कंपनी का, जिसमें लिखा होता है कंपनी के आधार कार्ड की तरह समझ लीजिए, उसमें कंपनी के पावर्स लिखे होते हैं, क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है वो लिखा होता है जी। तो आप लोग आगे जाके अभी थोड़ी देर में पढ़ोगे इसको इसी चैप्टर में। अभी इतना समझो कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसके सब्सक्राइबर से कंपनी अलग होती है, डिफरेंट होती है। इट्स पर्सनालिटी इज डिस्टिंक्ट, अलग, एंड सेपरेट फ्रॉम द पर्सनालिटी ऑफ दोज हु कंपोज इट, जिन्होंने बनाया है उनसे मैं अलग हूँ, ठीक है जी। उसकी अलग लाइफ है कंपनी की, इतना मान के चलो जी। डेमोक्रेसी है, कंपनी भी अलग रहेगी, हाँ जी। इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, कंपनी से मेंबर्स भी कॉन्ट्रैक्ट करते ही हैं। एक्वायर राइट्स अगेंस्ट इट, उसके खिलाफ कोई राइट्स एक्वायर कर सकते हैं मेंबर्स, और इनकर लाइबिलिटीज़ टू इट, और लाइबिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं कंपनीज़ को। अब आप ये समझ रहे हो कि ये थोड़े बहुत अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस है, आप अकाउंट्स भी साथ में पढ़ रहे हो, तो आपको समझ में आएगा कि भाई राइट्स एक्वायर करना मतलब क्या है, या लाइबिलिटीज़ इनकर करना मतलब क्या है। फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी ओनली इट्स क्रेडिटर्स कैन सू इट एंड नॉट इट्स मेंबर्स, मतलब कंपनी को लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए क्या कंपनी के मेंबर्स उसको सू कर सकते हैं? नहीं जी, नहीं सू कर सकते हैं, खाली सिर्फ और सिर्फ उसके क्रेडिटर्स सू कर सकते हैं। क्यों? कंपनी ने क्रेडिटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि भाई मैं तुमसे माल खरीदूंगा उधारी, क्रेडिटर हो आप मेरे, तो भाई जो कॉन्ट्रैक्ट जिनके बीच में होता है, प्रिविटी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, वही सू कर सकता है जिसने मतलब जिसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, ठीक है। कोई और व्यक्ति बाहरी नहीं सू कर सकता, मुकदमा नहीं कर सकता। A company is capable of owning, enjoying and disposing of property in its own name, खुद के नाम पर प्रॉपर्टी ले सकती है, खरीद सकती है। Although the capital and assets are contributed by the shareholders, the company becomes the owner of its capital and assets. The shareholders are not the private or joint owners of the company's property. मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी की प्रॉपर्टी बिकेगी तो उसके मेंबर्स में बटेगी, नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कंपनी जो होती है वो अपनी प्रॉपर्टी बेचती है और अपने लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करती है, थोड़ा बहुत पैसा बचता है तो फिर वो जो है शेयर होल्डर्स को तब देती है जब आखिरी में पैसा बचता है, नहीं बचता है तो कुछ नहीं मिलता है। तो कंपनी के जो प्रॉपर्टी है उसके जॉइंट ओनर्स नहीं होते कौन? उसके मेंबर्स। चलो जी, एक बहुत ही बढ़िया केस लॉ हमारे पास आ चुका है, मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मैंने आपको बताया था वर्सेस लिखा जाता है, जो मुकदमा करता है द प्लेंटिफ, उसका नाम पहले लिखा जाता है जनरली, और जिस पर मुकदमा होता है जब डिफेंडेंट, उसका नाम बाद में लिखा जाता है। तो मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड या NACL, मकौरा वर्सेस NACL का केस लॉ हम देखने वाले हैं। आ जाओ जी, देखते हैं इसमें क्या हुआ था। चलो जी, इसमें क्या होता है कि मकौरा जी जो होती हैं उनके पास एक टिम्बर, वैसे मैं क्रिसमस ट्री बना रही हूँ लेकिन आप समझोगे ये टिम्बर है, ठीक है, क्योंकि मुझे टिम्बर नहीं पता बनाना। चलो ये टिम्बर है, टिम्बर का बिजनेस करती थी मकौरा जी। एंड ये जो टिम्बर है, द फॉरेस्ट ऑफ टिम्बर वाज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, इनकी टिम्बर कंपनी थी, उसकी प्रॉपर्टी थी ये द फॉरेस्ट, जो भी वो टिम्बर काटती थी बेचती थी। अब एक बार इनको डर लगा कि भाई हमारे टिम्बर में आग ना लग जाए, तो ये गई किसके पास? नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, NACL, नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास, और बोली कि हमारी जो टिम्बर है ना, हाँ जी टिम्बर, उसका आप जो है वो इंश्योरेंस कर दो, इंश्योरेंस। ठीक, अभी इन्होंने कहा कि ठीक है जी इंश्योरेंस कर दूंगा, प्रीमियम पे कर दीजिए, कुछ कागज़ वागज़ हैं इस पर साइन कर दीजिए। तो मकौरा जी ने जो कागज़ थे उन पे साइन कर दिया, इनको प्रीमियम वगैरह पे कर दिया। अब जो कुछ समय बाद क्या हुआ कि भाई जो सोचा था वो तो हो गया, आग लग गई टिम्बर में लग गई आग, देखो जी आग लग गई, बहुत ही बढ़िया।
हाँ, अब मकौरा गई NaCl के पास, बोली कि भाई हमारा तो टिम्बर जल गया, मैं तो रो रही हूँ। रोना शुरू कर दिया इन्होंने, मकौरा ने, प्लीज़ मुझे पैसे दे दो। अब बताइए, NaCl ने बोला कि मैडम अपने कागज़ देखिए, उसमें किसका नाम है, हुज़ नेम, किसके नाम पे आपने इंश्योरेंस करवाया? उन्होंने बोला मैंने खुद के नाम पे इंश्योरेंस करवाया, मकौरा के नाम का इंश्योरेंस, मकौरा के साइन उस पर। अच्छा जी। कंपनी ने बोला अच्छा जी मकौरा जी ये बताइए प्रॉपर्टी किसकी है, ये जो टिम्बर है वो है किसका? मकौरा ने बोला अरे ये टिम्बर जो है वो कंपनी के नाम की प्रॉपर्टी है, कंपनी का है। तो NaCl ने बोला ये कागज़ ले जाओ, हम आपको फूटी कौड़ी नहीं देंगे। मकौरा जी रोने लगी। अब बताइए मकौरा जी के साथ सही हुआ या गलत हुआ? बिल्कुल सही हुआ मकौरा जी के साथ, बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मेंबर्स। जिसने कंपनी को बनाया है वो अलग व्यक्ति होता है, कंपनी अलग व्यक्ति होता है, कंपनी अलग व्यक्ति होती है, वॉट एवर, देयर इज़ नो जेंडर ऑफ कंपनी। ठीक है जी। हाँ, तो कंपनी जो है उसकी प्रॉपर्टी थी टिम्बर, तो जो इंश्योरेंस था वो किसके नाम का होना चाहिए था? कंपनी के नाम का, बट नॉट इन द नेम ऑफ मकौरा हु वाज द मेजॉरिटी शेयर होल्डर और द मेंबर ऑफ द कंपनी। तो यही इस केस लॉ में है, जो फिर से आपको यही बताता है कि कंपनी इज़ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। आ जाओ जी, रीड कर लेते हैं। फैक्ट्स ऑफ द केस क्या हैं? मकौरा वॉज द होल्डर ऑफ नियरली ऑल शेयर्स ऑफ अ टिम्बर कंपनी। सारे टिम्बर कंपनी के शेयर्स इनके पास थे एक्सेप्ट वन, मतलब सारे शेयर्स, एक शेयर को छोड़ के इनके पास थे। ही वॉज ऑल्सो, ओके, मकौरा इज़ अ ही वॉज ऑल्सो अ मेजर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर भी थी कंपनी का ये। M इंश्योर्ड द कंपनीज टिम्बर इन हिज ओन नेम, खुद के नाम पे इंश्योरेंस करवा लिया। द टिम्बर वॉज लॉस्ट इन फायर, आग लग गई टिम्बर में। M क्लेम्ड इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन। इट वॉज हेल्ड दैट द इंश्योरेंस कंपनी वॉज नॉट लाइबल, इंश्योरेंस कंपनी वॉज नॉट लाइबल। देख लो, ध्यान से देख लो आप लोग, नॉट लाइबल टू हिम एज नो शेयर होल्डर हैज़ एनी राइट टू एनी आइटम ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द कंपनी। कंपनी के प्रॉपर्टी जो है उस पर कोई अधिकार नहीं होता है, कोई राइट नहीं होता है किसी भी मेंबर का, शेयर होल्डर का या क्रेडिटर का। ही हैज़ नो लीगल और इक्विटेबल इंटरेस्ट इन द कंपनी, मतलब कंपनी में कोई भी लीगल, इक्विटेबल या इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता है। अ मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। द लीडिंग केस ऑन दिस पॉइंट इज ऑफ मकौरा वर्सेस NaCl। अब 1925 लिखा हुआ है, नहीं याद करना है आपको ये ईयर, आप नाम ही याद कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। 2 केस लॉज आज हो चुके हैं। आ जाओ जी। नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ, जल्दी जल्दी रीड करेंगे। मेंबर्स में डाई और चेंज बट द कंपनी गोज ऑन टिल इट इज वुंड अप ऑन द ग्राउंड्स स्पेसिफाइड बाय द एक्ट। मतलब एक्ट्स में कुछ ग्राउंड्स मतलब यहाँ पे ज़मीन नहीं होता है, ग्राउंड्स मतलब कुछ जस्टिफिकेशंस, कुछ पॉइंट्स, कुछ रैशनल, कुछ दिया होगा कि भाई इस ये काम होगा तो कंपनी ख़त्म कर दी जाएगी, ये काम होगा तो कंपनी ख़त्म कर दी जाएगी, ये काम नहीं होगा तो कंपनी ख़त्म कर दी जाएगी। उन सबको ग्राउंड्स बोलते हैं। उन सब ग्राउंड्स के तहत जो है वो कंपनी को ख़त्म किया जा सकता है। वाइंडिंग अप हो सकता है। वाइंडिंग अप का जो पास्ट टेंस होता है वो वुंड अप है। वुंड मतलब यहाँ पे चोट से नहीं है, वुंडम चोट को भी बोलते हैं। बिल्कुल जी, बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। चलो, द शेयर्स ऑफ द कंपनी में चेंज हैंड्स इनडेफिनेटली। चेंज हैंड्स इनडेफिनेटली मतलब आज किसी के हाथ में है, आजकल किसी के हाथ में होगा भाई shares, but that does not affect the existence of the company. Since a company is an artificial person created by law alone can bring an end to its life. सिर्फ लॉ ही उसको ख़त्म कर सकता है। Its existence is not affected by the death or insolvency of the members. Members का दिवालिया निकल जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, ख़त्म हो जाए, मृत्यु हो जाए, उससे कंपनी के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। थर्ड वन इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेंबर्स के खुद की प्रॉपर्टी कभी भी यूज़ नहीं की जाएगी कंपनी के लाइबिलिटीज़ को, कंपनी के दायित्वों को भुगतान करने के लिए। ठीक है जी, यही बात होती है लिमिटेड लाइबिलिटी में। अनलेस इट इज़ एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी लिख रखा है चार्टर में, उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में या चार्टर में, तो बेटा वैसा ही होगा, क्योंकि वो कंपनी की प्रॉपर्टी होगी, फीचर होगा फिर। चलो जी, अभी हम देख लेंगे। द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ अ कंपनी। जिस काइंड की कंपनी, जैसी कंपनी है वैसा ही होगा। Which he is a member. We know that the company is a separate legal entity which is distinct from its members. Thus, in the case of a limited liability company, यदि limited liability company है, the debts of the company in totality do not become the debts of the shareholder. मतलब कंपनी के debts shareholder के debts नहीं बनेंगे। debt मतलब क्या होता है बेटा? In case you don't know, debt means liabilities. Okay, debt means liabilities. Hindi word is दायित्व only.
Yes. Okay. The liability of the members of the company is limited to the extent of the nominal value of shares held by him. Nominal value of shares का क्या मतलब होता है बेटा? The face value of shares. Face value और nominal value आप अकाउंट्स में पढ़ चुके होगे या पढ़ोगे. Face value और nominal value of shares जो होती है उससे ज़्यादा liability नहीं होती है, limited होती है liability members की. In no case कैन द शेयर होल्डर बी आस्क्ड टू पे एनीथिंग मोर देन द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स. अगर उसने 10 रुपये का शेयर खरीदा है और 10 रुपये पे कर दिए हैं तो उससे एक पैसा नहीं मांग सकती कंपनी किसी भी कीमत पे, किसी भी सिचुएशन में, इन नो केस. ठीक है, समझ गए जी. हाँ, आगे बढ़ते हैं. लिमिटेड बाई गारंटी. अगर कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी है, मतलब कि उसने शेयर्स नहीं इशू कर रखे, लेकिन हो सकता है शेयर्स भी इशू करे हों. इट विल बी डिसाइडेड बाई द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जी. चलो, अगर गारंटी कंपनी है, गारंटर्स हैं उसके, गारंटी दे रखी है किसी ने कि भैया कंपनी, कभी कभी क्रेडिटर्स को गारंटीज चाहिए होती हैं फ्रॉम समवन एल्स की कंपनी चलेगी. ऐसे केस में क्या लायबिलिटी होती है? जितना गारंटी अमाउंट आपने अग्री कर रखा है, जितना मेंबर्स ने गारंटी अमाउंट अग्री कर रखा है, उससे ज़्यादा एक पैसा उनको देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता. द मेंबर्स आर लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट गारंटीड बाय देम एंड दैट टू ओनली व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन. जब आपकी कोई चीज़ होती है जिस पे गारंटी होती है, वो चीज़ टूट जाती है, तब तो आप जाते हो ना कंपनी के पास, भैया ये गारंटी पीरियड में थी, हमको नहीं दे दो, है ना. वैसे ही कंपनी जब खत्म हो रही होती है, लिक्विडेशन में जा रही होती है, लिक्विडेशन मतलब ख़त्म हो रही है कंपनी, लिक्विडेट होना मतलब ख़त्म होना कंपनी का. ठीक है जी, ख़त्म हो रही होती है तभी गारंटी एग्जीक्यूट हो सकती है, मटेरियलाइज हो सकती है, तभी पैसा मांगा जा सकता है गारंटर्स से कि आपने गारंटी दी थी ना, चलो पैसा निकालो. हाँ, और जितना उन्होंने मेमोरेंडम में लिख रखा होगा कि इतना ही हम पैसा देंगे, उससे ज़्यादा उनसे नहीं मांगा जा सकता. हाउएवर इफ़ इट इज़ एन अनलिमिटेड कंपनी, द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज़ अनलिमिटेड एज वेल. अगर अनलिमिटेड कंपनी बना दी है तो भाई कैसी लायबिलिटी होगी? अनलिमिटेड हो जाएगी. चलो, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन देख लेते हैं. अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एज इट इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ. ये आपको समझ में आ चुका है. इट इज़ अ लीगल और ज्यूरिडिकल पर्सन एज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ. इट इज़ अ पर्सन सिंस इट इज क्लोथ्ड विद ऑल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल. हम पर्सन क्यों बोल रहे हैं इसको बार बार? क्योंकि इसके पास सारे अधिकार होते हैं जो एक पर्सन, इंडिविजुअल, एक नेचुरल पर्सन के पास होते हैं. भाई बस प्रोफेशन प्रैक्टिस नहीं कर सकता, शादी वादी नहीं कर सकता, ओथ वगैरह नहीं ले सकता, जेल में नहीं भेजा जा सकता कंपनी को, यही सब तो है. उसके अलावा तो सब कुछ कर सकती है कंपनी. चलो जी, फर्दर द कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी कैन ओन प्रॉपर्टी, हैव बैंक अकाउंट, रेज लोन्स, इनकर लायबिलिटीज, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, सब काम कर सकती है. Even members can contract with the company, acquire rights against it or incur liability to it. मैं समझा चुकी हूँ. It can sue and be sued in its own name. It can do everything which any natural person can do except, क्या क्या नहीं कर सकती कंपनी? जेल नहीं भेजा जा सकता ही, except be sent to jail, take an oath लेना मतलब ओथ मीन शपथ. ठीक है जी, शपथ नहीं ले सकती कंपनी. शादी नहीं कर सकती ऑब्वियसली बिकॉज इट इज़ इंटेंजिबल, इनविजिबल, एंड प्रैक्टिस अ लर्नेड प्रोफेशन प्रैक्टिस नहीं कर सकती है. चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकती कंपनी. आप लोग बन सकते हो, तो आपके पास कोई कॉम्पिटिशन नहीं है. वेरी गुड. हेंस इट इज़ अ लीगल पर्सन ऑफर इन इट्स ओन सेंस. Third one is a company is an artificial person. It can only act through some human agency with मतलब that is the directors. The directors cannot control the affairs of the company, and act as its agency, but they are not the agents of the members of the company. यहाँ पर कैन नॉट नहीं होगा, कैन कंट्रोल्स द अफेयर होगा. सॉरी, ये दिस इज़ अ मिसप्रिंट. द डायरेक्टर्स कैन कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. वो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करते हैं. कंपनी में क्या होना है, कब क्या होना है. बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है. डायरेक्टर्स के ग्रुप को हम बोर्ड बोलते हैं. जैसे लायंस के ग्रुप को हम प्राइड बोलते हैं, आउल्स के ग्रुप को हम पार्लियामेंट बोलते हैं, वैसे ही हम डायरेक्टर्स के ग्रुप को बोर्ड बोलते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होता है वो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करता है, मीटिंग करता है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. ठीक है जी. जैसे मार्क जुकरबर्ग जो हैं वो फेसबुक के डायरेक्टर हैं, है ना जी. हाँ, तो वो डिसीजन लेते हैं कि भैया आप व्हाट्सएप को एक्वायर कर लो, अब इंस्टाग्राम को एक्वायर कर लो, है ना जी. ये सब डिसीजंस जो लेते हैं, कंट्रोल करते हैं अफेयर्स, कौन? डायरेक्टर्स करते हैं. एंड एक्ट एज इट्स एजेंसी बट दे आर नॉट द एजेंट्स ऑफ द मेंबर्स के एजेंट्स नहीं होते, वो कंपनी के एजेंट्स होते हैं. इतना ध्यान रखेंगे, कंपनी अलग है, मेंबर अलग है. बिल्कुल. द डायरेक्टर्स कैन ईदर ऑन देयर ओन और थ्रू द कॉमन सील ऑफ द कंपनी कैन ऑथेंटिकेट इट्स फॉर्मल एक्ट्स. मतलब कंपनी के नाम पे अगर किसी डॉक्यूमेंट में किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो कंपनी के हस्ताक्षर चाहिए उस पर, कंपनी की कॉमन सील लगनी चाहिए जो उसके हस्ताक्षर होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे. तो भाई
कौन उसको यूज़ कर सकता है? डायरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, कॉमन सील कंपनी की यूज़ कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन मतलब सत्यापित करना, उसके सारे फॉर्मल एक्ट्स को सत्यापित कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट पे स्टैंप लगा सकते हैं, कॉमन सील लगा सकते हैं कि भाई ये कंपनी के बिहाफ पे मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी के खुद के हाथ नहीं है। बिल्कुल जी। दस अ कंपनी इज़ कॉल्ड एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लास्ट फीचर इज़ कॉमन सील। तो कंपनी जो होती है उसके खुद के सिग्नेचर होते हैं, उसको हम कॉमन सील बोलते हैं। अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन इज़ नॉट बेस्टोड मतलब समाहित नहीं है किसी नेचुरल पर्सन के शरीर में। इट इज़ नॉट बेस्टोड विद द बॉडी ऑफ अ नेचुरल बीइंग, देयरफॉर इट वर्क्स थ्रू द एजेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। एजेंट्स कौन होते हैं इसके? डायरेक्टर्स होते हैं एजेंट्स। वेरी गुड। चलिए, कॉमन सील इज़ द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी विच इज़ एफिक्स्ड। एफिक्स करना मतलब लगाना, फिक्स करना, बाय द ऑफिसर्स एंड द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी ऑन इट्स एवरी डॉक्यूमेंट। मतलब अगर कंपनी के नाम का कोई डॉक्यूमेंट है, कंपनी ने उस पर सिग्नेचर करना। जैसे आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हो, उस पर सिग्नेचर करते हो, प्रॉपर्टी खरीदते हो, अपना सिग्नेचर करते हो, तो कंपनी बेचारी कैसे सिग्नेचर करेगी? ऐसे सिग्नेचर करेगी कि कॉमन सील जो होगा कंपनी के बदले में कोई और, उसके डायरेक्टर्स, उसके एजेंट्स उसके बदले में फिक्स कर देंगे, डॉक्यूमेंट्स पे अफिक्स कर देंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। द कॉमन सील इज़ अ सील यूज्ड बाय कॉर्पोरेशंस एज अ सिंबल ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। सिंबल की तरह यूज़ किया जाता है कॉमन सील पे। जो स्टैम्प पैड होता है आपका, वैसा नहीं होता है, लिक्विड कुछ नहीं लगता है उसमें, उस पर पेपर को दबाते हैं तो पेपर पे थोड़ा सा उभर जाता है वो पेपर। यू विल सी कॉमन सील इन योर लाइफ डेफिनेटली। आप गूगल करो, आपको दिख जाएगी कॉमन सील इमेजेस में। चलो, अब कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आया था 2015 में, जिसके तहत कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया गया था। मतलब इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ नॉट कंपलसरी टू हैव अ कॉमन सील नाउ। पहले मैंडेटरी होता था। The Companies Act Amendment Act 2015 has made the common seal optional by omitting the words and a common seal, and a common seal हट गया है companies के definition से from section 9 so as to provide an alternative mode of authorization for companies who opt नॉट टू हैव अ कॉमन सील। अगर कंपनी ऑप्ट करती है, ऑप्शन है उसके पास कि मेरे को कॉमन सील नहीं रखना, तो उसको एक ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ ऑथराइजेशन दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है थ्रू दिस अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है जी। तो मतलब अगर किसी एक्ट को अमेंड करना है तो अमेंडमेंट एक्ट भी पास होते हैं। जैसे सिटीजनशिप अपना एक्ट है, उसके लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है अभी अभी, जो बहुत चर्चा में है। ठीक है जी, CAA। हाँ जी, बिल्कुल वैसे ही। चलो जी, तो ऑल्टरनेटिव मोड क्या है? दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है कि भाई अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो वो क्या करेगी? अभी देखते हैं हम क्या करेगी वो। रैशनल फॉर दिस अमेंडमेंट इज दैट कॉमन सील इज सीन एज अ रेलिक ऑफ मेडिवल टाइम्स। बहुत पुराने ज़माने की बात देखा जाता है। पहले भी जो मोहरें होती थी, राजा महाराजाओं की मोहरें होती थी, लगाई जाती थी, सबका सिंबल होता था, तो उसको पुराने समय की बात बताई गई है। इवन इन यूके कॉमन सील हैज़ बीन मेड ऑप्शनल सिंस 2006। भैया यूके में 2006 से हो गया, तो इंडिया कैसे पीछे रहेगा अपना? बिल्कुल कॉमन सील को ऑप्शनल किया जाएगा। दिस अमेंडमेंट प्रोवाइड्स दैट द डॉक्यूमेंट्स which need to be authenticated by the common seal will be required to be so done only if the company opts to have a common seal. In case the company does not have a common seal, ऐसे केस में the authorization shall be made by 2 directors. 2 डायरेक्टर साइन कर दें तो मान लिया जाएगा कि भैया कंपनी ने साइन कर दिया है। कंपनी के बिहाफ पे यदि 2 डायरेक्टर्स साइन कर देते हैं तो मान लिया जाएगा कि कंपनी ने साइन कर दिया है। या फिर और बाय अ डायरेक्टर एंड अ कंपनी सेक्रेटरी, मतलब डायरेक्टर एंड अ कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर प्लस CS, जहाँ पर कंपनी को CS अपॉइंट करना मैंडेटरी है या फिर कंपनी ने अपॉइंट कर रखा है कंपनी सेक्रेटरी को। कंपनी सेक्रेटरी इज ऑल्सो अ प्रोफेशन लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी। कंपनी सेक्रेटरी को हायर कर रखा है, तो कंपनी सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर, इन लोगों ने भी साइन कर दिया तो माना जाएगा कि डॉक्यूमेंट जो है वो कंपनी के द्वारा एग्जीक्यूट हुआ है। चलो जी, ये सब कुछ हो गया। तो इसके अलावा भी आपके कुछ और केस लॉस थे, ली वर्सेस ली ए फार्मिंग लिमिटेड, जो जनरली मैं डिस्कस करती हूँ, बट सिंस दिस इज़ अ वीडियो लेक्चर सो आई वोंट टीच एनीथिंग एक्स्ट्रा। तो आपके लिए 2 केस लॉस हो गए जो आपको ध्यान से पढ़ने हैं, जो सैलोमॉन वर्सेस सैलोमॉन एंड कंपनी लिमिटेड है, जो कि अभी ऑल्दो नहीं मैंने रीड किया है, अभी नहीं आया है, और दूसरा है मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और कंपनी के 5 फीचर्स हो गए जिनको याद करने का मैं तरीका आपको बताती हूँ। द कंपनी फीचर्स विल बी लर्नड बाय द एक्रोनिम कॉमन पैल्स। कंपनी मतलब मैंने कंपनी का जो आपका कॉम था, दैट इज़ COM, उसका मतलब होता है टुगेदर, साथ में आना। तो दोस्त लोग होते हैं, साथ में आते हैं, दोस्तों को हम पैल्स भी कहते हैं। ठीक है, पैल्स दोस्त, कॉमन दोस्त। तो कॉमन मतलब कॉमन सील। P मतलब परपेचुअल सक्सेशन, A मतलब आर्टिफिशियल पर्सन, L मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी,
एंड एस मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी। कॉमन पैल्स जो आपका एक्रोनिम है, इससे आप याद करने की कोशिश करोगे आपके जो 5 फीचर्स हैं कंपनी के, कॉमन सील, परपेचुअल सक्सेशन, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन या आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, लिमिटेड लाइबिलिटी एंड सेपरेट लीगल एंटिटी। ये 5 फीचर्स आप लोग याद करोगे, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर टुडे।